Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन। तो आपने देख लिया कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन सा कोर्स, ठीक है, कैसे कैसे उसको देखना है, कैसे कैसे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है या यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने स्कॉलरशिप का भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायर्ड होंगे, कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। और जो ये आपका प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है कि आपको अब्रॉड से कोई भी अपनी डिग्री करनी है तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ये आपका काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो, कहाँ अपना टाइम बचा सकते हो। कई बार क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट नहीं होते, आपको पता नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, और जब तक आपको डॉक्यूमेंट आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करते हो डॉक्यूमेंट आने में टाइम लेता है, तो जब तक आपका कोई वो डॉक्यूमेंट आता है, आपकी डेडलाइन निकल चुकी होती है, तब आपको फिर से आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले देखते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ है हमारे एकेडमिक्स। ठीक है, अब एकेडमिक्स तो सर सभी के पास होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एकेडमिक्स सभी के पास होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जो लगभग यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आपका एक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट मांगती है। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? अब ये ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी बीएससी कंप्लीट होगी, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपकी मास्टर्स कंप्लीट होगी, आप पीएचडी में जा रहे हो या मास्टर्स में जा रहे हो, तो आपको अपनी जो प्रीवियस डिग्री है उस डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। कुछ छोटी मोटी फीस होती है यूनिवर्सिटी में, उस ट्रांसक्रिप्ट को वो लेते हैं और वहाँ से आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा एकेडमिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ये आपने पहले तैयार कर लिया। उसके बाद सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके आइल्स पीटी, ठीक है, या फिर टोफल करोगे आप, उसका स्कोर आपके पास आना चाहिए। अब जो ये प्रोसेस होती है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये अप्रोक्स 2 to 3 मंथ्स लगते हैं इसमें। अब 2 to 3 मंथ्स कैसे लगेंगे? जैसे कि आप तैयारी करोगे, ठीक है, ऐसे तो है नहीं 15,000 का एग्जाम है ऐसे ही जाके दे आओगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करोगे। ठीक है, तैयारी करोगे, 1 से 2 महीने आपको तैयारी करने में लगेंगे। ठीक है, 1 से 2 महीने तैयारी करने में लगे और उसके बाद 1 महीना आपको एग्ज़ाम दोगे, 13-14 दिन में उसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आप 3 मंथ की प्रोसेस लगा के चलो। तो जब भी अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको जैसे मान लो मास्टर्स के लिए ही अप्लाई करना है, आपको पता है कि आपका सितंबर इनटेक है, ठीक है, या आपका जनवरी इनटेक है, तो उस इनटेक के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 3 महीने तो मेरे को इसको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। उसके बाद अगर आपके पास ये भी हो गया, उसके बाद आपको अपने रिज्यूमे या सीवी बिल्डअप करना है। ठीक है, अब सीवी बिल्डअप करना एक दिन का काम नहीं है। सीवी में आपको क्या क्या चीज़ लिखनी होती है? सीवी में आपको आपके अभी तक की जो भी अचीवमेंट्स होती है, ठीक है, वो सभी अचीवमेंट्स लिखनी होती है। जिन एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है या जो एक्टिविटीज़ आपने की है। ठीक है, तो अगर आप मान लो आप अभी मास्टर्स में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप पीएचडी करने की सोच रहे हो कि मेरे को पीएचडी फॉरेन से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी सीवी बिल्डअप करनी पड़ेगी। सीवी बिल्डअप करने के लिए क्या करो, जितनी भी वर्कशॉप होती है उन सबको अटेंड करना शुरू करो, उन सब के बारे में लिखना शुरू करो कि वो वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, उसमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसको अपनी सीवी में यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, उसको अपनी सीवी में लिखो कि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की है, या फिर इंटर्नशिप होती है बहुत सारी। ठीक है, उन इंटर्नशिप करोगे तो आपके यहाँ से सीवी बिल्डअप होगी। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ होगी? मान लो आप पीएचडी में जा रहे हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पीएचडी का प्रोसेस में सबसे पहला क्या होता है? पीएचडी का जो प्रोसीजर होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसमें आपको प्रोफेसर को मेल करनी पड़ती है। ठीक है, प्रोफेसर को मेल करनी पड़ती है, और मेल करोगे, मेल के साथ आप अपनी सीवी सेंड करते हो उनको, अपने रिज्यूमे आप उनको सेंड करते हो। तो वो आपके रिज्यूमे को देख के, ठीक है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, तो आपकी एक इमेज बनती है उनके माइंड में, है ना, तो वो उसको देख के उसके बिहाफ पे आपको रिप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका, आप अभी से इस चीज़ को नोट डाउन करना शुरू कर दो, अपने सीवी को बिल्डअप करना शुरू कर दो। उसके बाद आती है आपकी एसओपी, फोर्थ आती है आपकी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये आपका, क्योंकि इसके बेस पे बहुत बार आपको इस लगभग इसी के बेस पे आपको एडमिशन होता है। एसओपी में क्या लिखना होता है? एसओपी मेनली आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। स्टेटमेंट मतलब आपको उसमें बताना होता है कि आप उसी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जा रहे हो, ठीक है, उस कोर्स में क्यों जा रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो वो कोर्स, ठीक है, और उस कोर्स में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसओपी में लिखनी होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आपकी एसओपी देखती है, तो एसओपी के बेस पे बहुत बार आपको क्या मिलता है? एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये एसओपी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और एक होता है आपके एलओआर। एलओआर होते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपको 2 to 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। उसमें जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो उसमें आपके बारे में लिखते हैं कि उनका आपके साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, उनको कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये सब बातें आपके प्रोफेसर आपके बारे में एलओआर में लिखते हैं और वो किसको? यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। तो ये 4-5 टाइप के ये आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। ये अगर आपको कहीं भी अप्लाई करना है ना, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो गए, उसके बाद फिर आपका आता है प्रोसीजर। ये आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। कैसे? सबसे पहले मैं एमएस की बात करूंगा। अगर आपको एमएस में अप्लाई करना है, एमएस में अप्लाई करना है, आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या आते हैं? इनटेक। कि उस टाइम पे आप जो यूनिवर्सिटीज़ है, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। लेकिन सर ने आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उन यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, ठीक है। उन कोर्स को आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट फिट है, ठीक है। वो कोर्स आपने डिसाइड कर लिया। अब उस किसी एक इनटेक के लिए उसकी विंडो ओपन होगी, जैसे हम नॉर्मली इंडिया में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारी एक डिग्री होती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे एंट्रेंस होते हैं, विंडो ओपन होती है, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वही चीज़ वहाँ होती है, विंडो ओपन होती है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है अपनी। आपकी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। किसी की $30 होगी, किसी की $40, किसी की $100 भी होती है, ठीक है। उसमें आपको जो ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, ठीक है। वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होगी आपके एप्लीकेशन को देखेगी। आपकी एप्लीकेशन आपकी जो एसओपी होगी, एसओपी को देखेगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपको आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को देखेगी कि जो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके किस प्रोफेसर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एकेडमिक्स देखेगी। इन सब चीज़ों को जज करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी को लगा कि आप उनके लिए बेस्ट फिट हो, तो वो आपको क्या भेजेगी? वहाँ से फिर आपके लिए आएगा एक ऑफर लेटर, ठीक है। वहाँ से क्या आएगा? वहाँ से आपके लिए आएगा एक ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर आपकी मेल पे ही आएगा, ठीक है। ऑफर लेटर में सब चीज़ें लिखी होंगी कि आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है, किस कोर्स में, वो कब से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, और आपकी कितनी फ़ीस है, और फीस को पे करने के लिए आपकी क्या डेडलाइन है। तो ये सब चीज़, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, तो वो कितने अमाउंट की आपको स्कॉलरशिप मिली है, ये A to Z हर एक चीज़ उसमें आपके ऑफर लेटर में मेंशन होती है। और क्या क्या प्रोसीजर आगे, कैसे कैसे आपको फीस पे करनी है, तो ये सब चीज़ें आपकी ऑफर लेटर में मेंशन होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ गया, यानी कि आपका वहाँ पे एडमिशन तो हो गया, ठीक है। एडमिशन हो गया, बस आपको अपनी तरफ से अब फीस पे करनी होती है। तो वहाँ से अगर आप फीस पे कर दोगे, फीस पे करने के बाद उसके बाद आप क्या करते हो? स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो,
थर्ड प्रोसेस क्या होती है, फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए उसके बाद आप अप्लाई करते हो, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा, फिर आपको एम्बेसी आपको स्टूडेंट वीज़ा देती है, स्टूडेंट वीज़ा से फिर आपका वहाँ से, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाता है, आप चले जाते हो। तो ये तो था आपका प्रोसीजर किसका, मास्टर्स के लिए, ठीक है। एमएस के लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं सारे, ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट लेनी है, ये सब होने के बाद उसके बाद तो आपका ये प्रोसीजर है, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। अब इसमें आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि मान लो आपका कोई भी सितंबर इनटेक है, सितंबर इनटेक के लिए जो आपकी डेडलाइन है वो 30 सितंबर है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा ऐसी है, मैंने मान लिया, ठीक है। आपकी 30 सितंबर मान लो उसकी डेडलाइन है। अब 30 सितंबर अगर डेडलाइन है वहाँ उसकी इनटेक की, तो उससे पहले आपको 2-3 वाले जब भी आपकी विंडो ओपन होती है उसी टाइम आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। वहीं अगर आपको उसी टाइम अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले मान लो आपकी विंडो ओपन 2-3 महीने के लिए होती है शायद, तो मान लो ये मई में ओपन हुई, नहीं यही फिर ये जून में ओपन हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर इतने टाइम के लिए ओपन हुई। तो आपको अगर जून में अगर आपको अप्लाई करना तो जून से पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना, 3 महीने उसमें भी लगेंगे। यानी कि अगर आपको सितंबर में जाना है ना, सितंबर इनटेक अगर आपको लेना तो आपको जैन से ये सब स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना टाइम आप लगभग लेके चलो, जैन या उससे पहले से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी भी कभी कभी 1-2 महीने ले लेती है आपको डॉक्यूमेंट देने में, ठीक है। 2-3 महीने आपके यहाँ लग जाते हैं। आपका रिज्यूमे जो आपको सीवी है, सीवी बिल्डअप करने में तो देखो टाइम लगता है। एसओपी और एलओआर हो गए। एसओपी अगर आपको एक इफेक्टिव एसओपी लिखनी है तो उसके बारे में रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे इसको लिखते हैं, क्या क्या चीज़ हमें इसमें लिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें इसमें नहीं लिखनी चाहिए, पहले क्या लिखना बाद में क्या लिखना। तो ये सब आपको इसके लिए एसओपी के लिए रिसर्च भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये स्टार्ट करना। सेकंड प्रोसीजर आपका आ जाएगा पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के लिए आपके 2-3 टाइप्स होते हैं, 2-3 टाइप से आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट सीधा प्रोफेसर को ही अप्रोच करो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोफेसर को ही अप्रोच करो। डायरेक्ट प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करोगे आप, जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है कि किस टॉपिक में आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा, जैसे मास्टर डिग्री में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो, आपने जिस चीज़ में काम किया, फिर आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़, आपको कंट्री डिसाइड करनी है कि मेरे को इस कंट्री में जाना है, ठीक है। सेकंड क्या करना, आपको कंट्री डिसाइड करनी है, ठीक है। और थर्ड आपको फिर यूनिवर्सिटी देखनी है कि इस कंट्री में, इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ पे प्रोफेसर की लिस्ट मिलेगी। उन प्रोफेसर में आपको देखना है कि जो आपका टॉपिक है या जिस टॉपिक पे आपने अपना प्रोजेक्ट किया या फिर इंटर्नशिप किया, तो उससे मिलता जुलता काम कौन कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपका मिलता जुलता टॉपिक होगा ना, जैसे सेम टॉपिक होगा, तो आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे एडमिशन के। तो आपको उन प्रोफेसर को देख के उसके बाद आपको उनको क्या करनी है, उनको मेल करनी है। उनको क्या करनी है, उनको मेल करनी है। मेल में क्या करना है, मेल में अपने बारे में बताना है, ठीक है, कि मैंने ये सब, आपको अपना रिज्यूमे दो, अपनी सीवी दोगे, ठीक है। उसमें आपके बारे में सब कुछ होगा। साथ ही साथ अपना टॉपिक बताओगे कि आपने मास्टर्स में या प्रोजेक्ट में आपने ये रेलिवेंट टॉपिक पे ही काम किया, ठीक है। और आप उसके बाद जो उनका टॉपिक है, उनके किस टॉपिक से आपको मतलब इंटरेस्टेड हो, आप उस पर आगे काम करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आप उनमें मेल में लिखोगे, ठीक है। अगर उन्हें सही लगा, उन्हें लगा कि आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा है, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। वो रिप्लाई करके उसके बाद आपको आगे का सारा प्रोसीजर बता देंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। 1 सेकंड आपको होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई करो,
ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती है, आपकी कुछ ना PhD की पोजीशन निकलती है, ठीक है, PhD पोजीशन निकलती है। जैसे अमेरिका के लिए जनरली आपकी ये सितंबर में विंडो ओपन होती है और ये दिसंबर तक होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, उस टाइम पे उन पे आपको डायरेक्ट अप्लाई, जैसे आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था ना, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास सारे ये डॉक्यूमेंट होंगे, इसमें भी आपके सेम यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2-3 चाहिए, आपकी SOP होनी चाहिए, CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये सब होते हैं। यही आप सिमिलर ये प्रोसीजर ही आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उन एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपके पास ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी को सही लगा कि आप उनके लिए बेस्ट फिट हो, तो एक सेकंड आपका ये हो सकता है। थर्ड आपका क्या हो सकता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू के बाद थर्ड आपका क्या होता है, कुछ आपकी साइट्स होती है, ठीक है। उन साइट्स का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तो उन साइट पे क्या होती है, जो भी कहीं अगर PhD में किसी में पोजीशन या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर कोई पोजीशन है, तो वो डायरेक्ट उन साइट्स पे अपडेट कर देते हैं। तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्लाई कर सकते हो कि ये पोजीशन है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो तीसरा, आप डायरेक्ट उन साइट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो आपसे वहाँ पे कंडीशंस लिखी होती हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप डायरेक्ट उन साइट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट वो भी यही चीज़ होगी कि प्रोफेसर को अप्रोच करना उन साइट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसीजर होता है जिनसे आप PhD में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या फर्स्ट वीडियो में देखा कि आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वीडियो में लेकिन सर ने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, आपको कोर्स वगैरह कैसे फाइंड करना है, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मेनली केमिस्ट्री के लिए उन्होंने बात की, ठीक है, MS और PhD के लिए। उसके बाद अमित सर ने आपको स्कॉलरशिप बताई, क्योंकि मेनली ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पे आपकी 25-30 लाख 1 ईयर की फ़ीस होती है, तो वो काफ़ी हाई फीस होती है। तो उनके लिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है। तो किन किन स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। और अब फोर्थ वीडियो में आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और क्या कैसा आपका प्रोसीजर होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से आ गई, ठीक है। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।